इतना तो मालूम हो गया। अब हमें दो बातें जाननी है कि आखिर ये वात है क्या, ये पित्त क्या है और ये कफ क्या है। तीन चीजों को हमने जान लिया, अब तीनों का हम परिचय कर लें कि ये तीन क्या है। ये जो संपूर्ण शरीर है भगवान का दिया हुआ, इस शरीर को चिकित्सा शास्त्र के महर्षियों ने तीन हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा कफ का है, दूसरा हिस्सा पित्त का है और तीसरा हिस्सा वात का है। कफ का जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, गले के नीचे तक, गले के नीचे तक का जो हिस्सा है, इस हिस्सा को चिकित्सा महर्षियों ने कफ का एरिया कहा, कफ का क्षेत्र। इस शरीर को तीन हिस्सों में बांटा है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से तीन हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा जो है सो कफ का क्षेत्र है। कफ का जो क्षेत्र है यहां से लेकर गला के नीचे तक का हिस्सा, यहां से जहां से हृदय शुरू होता है, जहां से हृदय शुरू होता है वहां से लेकर के यहां तक सर तक का हिस्सा जो है, इसको कफ का हिस्सा कहा। इस क्षेत्र का नाम कफ दिया, कफ का क्षेत्र, शरीर में कफ का क्षेत्र। जहां पर कफ का क्षेत्र खत्म होता है वहां से लेकर के कमर तक का जो हिस्सा है यह पित्त का हिस्सा है, पित्त का क्षेत्र। जहां पर पित्त का क्षेत्र खत्म होता है पित्त का, वहां से वात का शुरू होता है, वहां से लेकर के पांव तक का जो हिस्सा है वो वात का हिस्सा है। तो इस तरह से तीन हिस्सों में शरीर को बांटा गया, कफ का हिस्सा, पित्त का हिस्सा और वात का हिस्सा। इसके बाद इन तीनों हिस्सा में जो कुछ भी बीमारी कह ले या असामान्यता कह ले, इसी को जांच करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया या पता किया गया, वात, पित्त और कफ। मतलब इस यहां से लेकर के गला के नीचे तक के हिस्से में अगर कुछ खराबी है, कुछ व्यवस्था में समस्या है, इसकी जांच करने के लिए कफ नाड़ी बताई गई। ये कफ नाड़ी है। मतलब यहाँ पर जो नाड़ी है ना, इस नाड़ी में पूरे शरीर का जो संचालन है ये सारा कुछ इसमें निहित है। तो शरीर का तीन हिस्सा और फिर हर हिस्से की जानकारी के लिए ये नाड़ियां, वात, पित्त और कफ की नाड़ी। अगर हम सर से चले तो कफ, पित्त, वात हुआ। अगर पांव से चले हम तो वात, पित्त और कफ हुआ। यहाँ जो हम नाड़ियों को देखते हैं ये नीचे से चलते हैं, नीचे से चलते हैं। शरीर का क्लासिफिकेशन ऊपर से करते हैं, कफ तब पित्त हुआ और तब फिर वात हुआ। जो जांच वाली हमारी प्रक्रिया है वो नीचे से वात, पित्त और इसके बाद कफ। अब ये जो तीन नाड़ियों में जो धड़कन है ना, इस धड़कन को महर्षियों ने 48 ग्रेड में बांटा है। 48 ग्रेड में बांटा है। एक एक नाड़ी का 16 ग्रेड, 16 तरह से ग्रेडिंग किया एक एक नाड़ी का। जो वात की आपकी नाड़ी है, जो इस नाड़ी को आपने देखा, धड़कन महसूस किया, ये वात की नाड़ी 16 तरीके से चलता है। इसी प्रकार पित्त की नाड़ी 16 तरीके से चलता है। कफ की नाड़ी भी 16 तरीके से चलता है। कुल कितने हो गए? 48 तरीके हो गए। और फिर एक एक तरीके में फिर 3 और तरीके हैं। जब आपको बहुत गहराई में जाना होगा कि जैसे 20% जो मैंने बताया ना, जिसमें क्रॉनिकल डिजीज आ जाते हैं, उसकी जानकारी अगर लेनी है नाड़ी पकड़ के, तब फिर आप इस 48 के जो एक एक नाड़ी के 3-3 जो भाग है ना, उस गहराई में जाने की जरूरत है। हमें सामान्य रूप से जो सीखना है, इसमें इस
3 नाड़ी का धड़कन, और इसमें मुश्किल से 4 या 5 वैरायटी अगर हम जान जाएं, तब इसमें लगभग सामान्य रूप से सारी चिकित्सा हो जाती है। इसमें बहुत अगर गहराई में जाना है तभी साधना करने की जरूरत है। अभी हमने क्या सीखा? वात, पित्त और कफ की नाड़ी पहचानना, वात, पित्त और कफ का क्षेत्र है ना। कफ का कौन सा क्षेत्र है? ये नहीं, जहां से हृदय शुरू होता है, जहां से हृदय शुरू होता है, और जहां से हृदय शुरू होता है मतलब हृदय से लेकर के कमर तक का हिस्सा। कफ, ये जो हृदय है ना, इसमें भी कफ का कुछ हिस्सा मिला हुआ है। हृदय पूरी तरीके से जो है ना पित्त का हिस्सा नहीं है, कफ का भी हिस्सा है उसमें। कफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए जहां से यहाँ, जहां से शुरू होता है वहां से नीचे का पित्त का हिस्सा हो गया, और कमर से नीचे जो है वो वात का हिस्सा हो गया। इन तीनों हिस्से में जो कुछ भी बीमारियां हैं, जो कुछ भी असामान्यता है, इसकी जानकारी हमें यहाँ इन नाड़ियों से मिलता है। इसी की जानकारी जो है ना, बम जी जैसे यहाँ पे सर पे हाथ रख के करते हैं, भगवान सिंह जी पीठ पे हाथ रख के करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे नस दबा के करते हैं। मतलब एक ही नाड़ी पर रखने से तीनों नाड़ियों के धड़कन को भी मालूम किया जा सकता है। ऐसा भी टेक्निक है कि ये एक ही नाड़ी पे अंगूठा रखा और तीनों नाड़ियों का जो है सो ज्ञान हो जाता है। वात कैसे चल रहा है, पित्त कैसे चल रहा है, कफ कैसे चल रहा है, ये भी दिखा है। लेकिन ये जो सारे टेक्निक है ना, ये अद्भुत टेक्निक है, इसे मैं भी नहीं जानता हूँ। सामान्य रूप से जो महर्षियों ने जो दिया है वात, पित्त, कफ का हिस्सा, जो चिकित्सा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था पहले, जो अब लगभग लुप्त प्राय है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसे सिखलाई जा सकती है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आखिर ये कफ क्या है, पित्त क्या है और वात क्या है। हमने जान लिया, क्षेत्र महसूस कर लिया। अब ये तीनों का परिचय करें कि ये कफ क्या है। कफ क्या होता है? कफ देखा है आपने कभी? जी, लगभग सब लोगों ने देखा है कफ। तो कफ क्या होता है? कफ का क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, थोड़ा परिचय कर ले। कफ में जो सबसे जो खासियत है ना, सबसे जो खास बात है कि कफ चिपचिपा होता है। आपने कहीं भी कफ थूक दिया तो बूंद की तरह चिपक जाएगा। चिपकता है, दुर्गंध नहीं होता है कफ में, दुर्गंध रहित होता है, चिपचिपा होता है और पीले रंग का होता है, पीला उजला मिला हुआ होता है। ये कफ का रंग रूप है। यही है ना। पित्त जो है, इसमें और कफ में बहुत समानता है, लेकिन दो अंतर है। पित्त में तरलता अधिक होती है। कहीं अगर आपने पित्त गिरा दिया, पित्त देखे हाँ, तो पित्त पीले रंग का होता है, लेकिन कफ से गहरा पीला होता है। कफ में उजलापन मिला हुआ रहेगा, लेकिन पित्त पूरी तरह से पीला रहेगा। कफ कहाँ बनता है? कफ कहाँ बनता है? गर्दन से ऊपर और मस्तिष्क के नीचे। पित्त कहाँ बनता है? हृदय से नीचे कमर तक। हाँ, हृदय का कुछ हिस्सा और उससे नीचे कमर तक। पित्त कैसा होता है? गहरा पीला रंग का, और तरलता बहुत अधिक होती है। गिर जाएगा ना तो एकदम लुब्रिकेंट की तरह बहेगा वो, कहीं भी अस्थायी रूप से वो चिपक नहीं सकता है। तरलता बहुत होती है कफ जो है, और इसमें यही मूल रूप से दो अंतर है। कफ चिपचिपा होता है, जहां भी आप डालेंगे चिपक जाएगा। पित्त जो है सो तरल होता है। तो कफ और पित्त को पहचानने के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है। इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि किसी को कफ है या पित्त है, या जिसने थूक दिया है ना, थूक निकाला तो उसमें क्या है, पित्त की अधिकता है या कफ की अधिकता है, ये देख के भी आप फिजिकल रूप में इससे पहचान सकते हैं। जो तरल अधिक है वो पित्त है,
जिसमें तरलता नहीं है, गोंद जैसा चिपचिपा गुण है, वो कफ है। तीसरी बात वायु। तो वात को देखा है हमने, महसूस तो किया है। तो जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो केवल महसूस करने वाला हिस्सा है, वात वायु का हिस्सा। इसे भी हमने महसूस किया है ना, भोजन करते हैं तो ढकार आता है ना, है? या फिर भोजन के बाद हम हवा छोड़ते हैं, ये सब वात का ही तो हिस्सा है। तो अगर समझिए कि शरीर में तीनों चीज समान रूप से बन रहा है, कफ, पित्त और वात, तब तो समझ लीजिए आपका शरीर सामान्य है, कोई भी बीमारी नहीं है। इस तीन में कोई भी अधिक हो गया या कम हो गया, कम तो अक्सर नहीं होता है, अक्सर जो है सो 90% समस्याओं में बढ़ता ही है। कम होता है केवल अंतिम दिनों में, जब मृत्यु नजदीक होता है तब जो है ना मृत्यु को वैद्य लोग उसी से आंकते हैं, नाड़ी देख के, कि जब तीनों नाड़ी एक साथ गिरने लग जाता है तब उस गिरते हुए गति से ही कैलकुलेशन करते हैं कि अब ये व्यक्ति कितना दिन और जिएगा। जैसे आज की नाड़ी देख लिया आपने, वात पित्त कफ का एक रेशियो आपने पता कर लिया, उससे मन में नोट कर लीजिए। 3-4 दिन के बाद फिर उसकी नाड़ी देखिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए कि 3 दिन में कितना गिरा, तो इससे कैलकुलेशन लग जाएगा कि अब ये आदमी कितना दिन और जिएगा। तो ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी करना, ये कोई कलाकारी का काम नहीं है, ये एक अभ्यास का काम है। इस अभ्यास पे आप भी कर सकते हैं। तो तीनों नाड़ियां जब एक साथ गिरने लग जाए तब समझिए कि अब इस व्यक्ति का जीवन जो है अंतिम दिन आने वाला है। अब इसमें जो है ना अनुभव की बात है कि आप जितना ज्यादा इसमें अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें ज्ञान होते जाएगा। कैलकुलेशन आपको मन में ही करना है। मैथमेटिक्स बनाते हैं ना, कैलकुलस, जो युवा लोग हैं कैलकुलस बनाते हैं ना, तो 4 स्टेप आगे सोचना पड़ता है कि हम इसको ये करेंगे तो अगला ये होगा, अगले। तो जो सबसे ज्यादा स्टेप को सोच सके वही कैलकुलेशन में माहिर होता है, कैलकुलस में माहिर होता है। तो उसी तरह से ये नाड़ी है, आपको आगे का सोचना है। ये नाड़ी आज ऐसी थी तो कल ये हुआ, परसों ये हुआ, तो किस गति से बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, ये सारा कुछ मन में जो आप कैलकुलेशन करेंगे ना, इसी से व्यक्ति के मृत्यु का समय निर्धारित भी कर सकते हैं। इतना बड़ा ज्ञान है ये। तो हमने पहचान लिया, स्पर्श से पहचान लिया तीनों नाड़ियों के क्षेत्र को जान लिया और तीनों की फिजिकल भौतिक अवस्था को जान लिया हमने, ठीक है। तो अगर तीनों बराबर हमारे शरीर में बन रहा है, हम ऐसा भोजन करें जिससे तीनों चीज बराबर शरीर में बनता रहे, तब आप समझिए कि कोई भी आपको रोग नहीं है, कोई भी व्याधि नहीं है। और जैसे ही आपके खान पान में कुछ या जलवायु में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ भौगोलिक परिवर्तन अगर हुए और अगर उसमें कुछ अनबैलेंस हो गया, वात पित्त कफ ज्यादा हो गया, तो वात पित्त कफ ज्यादा होना कम होना समस्या नहीं है। इन सारे परिवर्तन के बाद, जैसे मैं चेन्नई से यहाँ आ गया तो निश्चित रूप से मेरी नाड़ी यहाँ चेंज हो गई, यहाँ का पानी, यहाँ का खान पान सारा कुछ बदल गया, तो तीनों नाड़ियां चेंज हो गई। तो ये समस्या नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन अगर तीसरे दिन के बाद भी जारी है, तब आप समझिए कि ये कहीं न कहीं कोई समस्या पैदा करेगा। मतलब नाड़ियों का बढ़ना घटना भौगोलिक अवस्था से, खान पान से, जलवायु से अगर बदल गया और 3 दिन के अंदर वापस नहीं आया, मतलब कहीं न कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आने वाले दिनों में हो जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर नाड़ी फिर नॉर्मल में आ गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए गाड़ी मोटरसाइकिल में शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, ये उसी तरह से कि अगर कोई खड्डा आया तो अंदर गया और फिर वापस आता है, लेकिन अंदर जाकर रुक जाए तब ये गड़बड़ी होती है। उसका काम है अंदर बाहर आना। तो ये जो नाड़ियां हैं इसका काम ही है प्रकृति का दिया हुआ कमना और बढ़ना। तो अगर बढ़ा किसी कारण से और इसके बाद फिर अपने सामान्य स्थिति में पहुंच गया, इसका अर्थ है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। सस्पेंशन, कोई बीमारी नहीं है। बढ़ा रुक गया, घटा रुक गया, वहीं पर यहीं से बीमारी शुरू हो।
बातें थी, वात पित्त और कफ की, स्पर्श सीख लिया हमने।